हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन इंडिया। पिछली क्लास जो हुई थी रिकॉर्ड, उसमें हमने साइकोलॉजी के बारे में जाना था। हमने बाल विकास को स्टार्ट किया था और साइकोलॉजी के अर्थ को हम समझे थे और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश की थी। तो थोड़े समय के लिए उसको रिकॉल करके जो चीज़ें उसमें छूट गई हैं वो आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमने कल पढ़ा साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी होती क्या है और साइकोलॉजी का अलग अलग सेंचुरी में कैसे कैसे उसका अर्थ बदलता गया, और उसके बाद हमने कुछ थॉट्स के माध्यम से उसका अर्थ जानने का प्रयास किया। और देन हम साइकोलॉजी के स्कूल्स के बारे में जान रहे थे, उसके संप्रदायों के बारे में जान रहे थे। तो उसमें 2 संप्रदाय बाकी रह गए थे। आज की वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कल की क्लास को कि पहला हमने पढ़ा था कल संरचनावाद। संरचनावाद को पढ़ा था, पहले संप्रदाय को। दूसरा था प्रकार्यवाद। तीसरा था मनोविश्लेषणवाद। चौथा हमने पढ़ा था व्यवहारवाद। पांचवा आज हम पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद। और छठा जो इस समय बड़ा इम्पॉर्टेंट है, रचनावाद। तो इन 6 प्रकार के संप्रदायों में हमने कल कंप्लीट किया था संरचनावाद को। रिकॉल कर लेते हैं। संरचनावाद के जनक कहे जाते हैं विल्हेम वुंट। हम सभी ने जाना था कि इसमें अंतर्दृष्टि के माध्यम से बच्चा ये जानने की कोशिश करता है, अपनी चेतना के माध्यम से जानने की कोशिश करता है कि उसे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, किस प्रकार। और प्रकार्यवाद हमने पढ़ा था कि इसके जनक कहे जाते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने प्रकार्यवाद को डिफ़ाइन किया था और बताया था कि बच्चा ज्ञान तो प्राप्त करता है पर उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, किन फंक्शंस के माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त करता है। और इनके एक बुक के बारे में भी हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज भी इनके सिद्धांतों पर वर्क किया जाता है। मनोविश्लेषणवाद हमने कल पढ़ा था कि मनोविश्लेषणवाद में हम मन की स्थिति को, यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। और इसके जनक रहे हैं सिगमंड फ्राइड साहब। कल हमने पढ़ा था, सिगमंड फ्राइड ने इसको प्रतिपादित किया था। व्यवहारवाद हमने कल पढ़ा था मनोविज्ञान में, क्योंकि यह प्रेजेंट एरा में मनोविज्ञान की डेफिनेशन भी है कि व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो व्यवहारवाद को हमने कल पढ़ा था। व्यवहारवाद को वॉटसन साहब ने दिया था। इनका पूरा नाम है जेबी वॉटसन। इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। इसमें बच्चे के व्यवहार के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि बच्चा कैसा है और कैसा व्यक्तित्व धारण कर सकता है। उसके व्यवहार से सब कुछ उनका ज्ञात किया जाता है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गेस्टाल्टवाद और रचनावाद। तो चलिए शुरू करते हैं। गेस्टाल्टवाद साइकोलॉजी का वह संप्रदाय है जो बीसवीं शताब्दी में दुनिया के सामने आया, गेस्टाल्टवाद। और इसके फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद कहे जाते हैं वर्दिमर साहब को फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गेस्टाल्टवाद होता क्या है, यह साइकोलॉजी का कैसा संप्रदाय है, इसे कहते क्या हैं और ये होता क्या है। तो जब भी अक्सर हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो अचानक से कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि वो कार्य वहीं पर रुक जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, मतलब कोई सल्यूशन या फिर कोई उस तरीके का रास्ता नहीं दिखाई पड़ता कि इस कार्य को समाप्त कैसे करें या फिर इस कार्य में आगे कैसे बढ़ा जाए। तो गेस्टाल्टवाद जो है वो प्रमुखतः ऐसी ही समस्याओं से निकला हुआ एक आंसर है जो सामने निकल कर आता है। जब हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम उसको
प्रयास करते हैं और नहीं होता है तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, जब तक कि उसका हल ना निकाला जा सके। तो अक्सर क्या होता है कि हम चीज़ों को सीखते कैसे हैं, एक तो हम सीखते हैं चीज़ों को करके, या फिर कोई कार्य कर रहा होता है और हम उस कार्य को देखते हैं उसको करते हुए, तो हम उसको सीख लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अचानक से कोई थॉट हमारे माइंड में क्रिएट होता है कि अरे ये चीज़ तो ऐसे होनी चाहिए थी। अचानक से एक थॉट उत्पन्न होता है माइंड में हमारे कि यह चीज़ ऐसे करने से इसका हल निकल सकता है। तो सबसे पहली बात जो गेस्टाल्टवाद में आपको जाननी चाहिए कि यहाँ पर सडन थॉट माइंड में आता है, मतलब एक परसेप्शन बनता है माइंड में कि हाँ यह कार्य तो इस तरीके से हो सकता है, एक परसेप्शन के माध्यम से। तो दूसरा इसमें एक पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, परसेप्शंस के माध्यम से हमें वो चीज़ का संज्ञान होता है, कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आती है, हमारे विचार में आती है कि इस कार्य को अगर इस तरह से करें तो ये कार्य हो जाएगा। तो इसी वजह से इसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे अलग अलग नामों से भी जानते हैं, आप चाहें तो लिख लें। इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे पूर्ण से अंश का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे समझ का सिद्धांत भी बोला जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो बेसिकली इसमें बात क्या समझ निकल कर सामने आती है कि गेस्टाल्टवाद में एक सडन आइडिया जन्म लेता है। किसी भी परिस्थिति में कोई फंसा हुआ है या किसी समस्या का हल नहीं निकल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि एक आइडिया का जन्म होता है, एक आइडिया सामने निकल कर आती है जो उस समस्या को हल कर देती है। तो गेस्टाल्टवादी इसी चीज़ को केंद्र में रखकर अपनी पूरी थ्योरी देते हैं, जिसमें हम सूझ का सिद्धांत भी इसलिए कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है इसे। पूर्ण अर्थात सब कुछ होता है लेकिन कहीं कोई समस्या फंस जाती है तो अंश, इसलिए उसको डिनोट करते हैं कि अंश, जैसे समझ लें कि हमारे पास पूर्ण सब कुछ है और कहीं कुछ मिसिंग है, छोटा सा कहीं कुछ मिसिंग है और हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं आ रहा है कि इसे पूर्ण कैसे किया जाए, और अचानक से वो आइडिया जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है? अंतर्दृष्टि के थ्रू, यानी जो पहले का ज्ञान हमारे अंतर्गत है, हमारे अंदर है, उस ज्ञान को इकट्ठा करके उसमें विश्लेषण करते हैं, तब जाकर कोई एक छोटी मिसिंग चीज़ एक आइडिया के रूप में जन्म लेती है और हमें अचानक से समझ में आता है कि इस समस्या का हल हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसे सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत और समझ का सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत विभिन्न नामों से इसे प्रदर्शित किया जाता है। अगर किसी भी नाम के ज़रिए क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है तो आपको इसके सारे नाम याद रहने चाहिए। ठीक है, एक बात और जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, इस गेस्टाल्टवाद से जुड़े हुए हैं। तो गेस्टाल्टवाद में प्रमुखतः इसके जो फादर कहे जाते हैं, जन्मदाता गेस्टाल्टवाद के, वो वर्दिमर तो हैं ही इसमें। इसके साथ साथ इसमें 3 लोग और जुड़े हुए हैं। पहले हैं कोहलर, दूसरे कोफका और तीसरे हैं कर्ट लेलिंग। ये 3 लोग हैं जो इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और अपना प्रयोग इसी संप्रदाय के सिद्धांतों के आधार पर किए हैं। तो हमने जो पढ़ा एक आइडिया के बारे में, कोई भी समझ, एक सूझ विकसित होती है इसके अंतर्गत, इस गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत। तो कोहलर का एक प्रयोग हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसको आगे चल कर भी हम पढ़ेंगे, जब हम लर्निंग थ्योरीज, अधिगम के सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी ये एक बार फिर हम लोगों के सामने आएगा। लेकिन आज भी थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि ये जो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हम
दूसरे नामों से इसको जाने हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से एक आइडिया जन्म लेता है। ठीक है, तो कोहलर का एक प्रयोग है जो उन्होंने किया था। हालांकि उन्होंने कई प्रकार के जानवरों पर प्रयोग किया, लेकिन चिंपैंजी पर एक प्रयोग किया था उन्होंने। उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। और उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि एक बंद कमरे में उस चिंपैंजी को छोड़ दिया और उस बंद कमरे में एक टेबल रखा हुआ था और उसकी छत पर कुछ केले लटकाए गए थे। तो चिंपैंजी उन केलों को तोड़ने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, उछलता है, बार बार उछलता है, लेकिन उन केलों को प्राप्त नहीं कर पाता है। करते करते वो थक जाता है, बैठ जाता है और सोचने लगता है। अंतर्दृष्टि वहीं से उत्पन्न होती है कि वो अपने अंतर्दृष्टि से सोचता है। एक जानवर है, फिर भी वो ये सोचता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइकोलॉजी मानव हो या जानवर या पशु सब पे एक बराबर लागू होती है। तो अंतर्दृष्टि से वो सोचता है। अभी तक उसके पास जितना भी ज्ञान है, जो भी चीज़ें उसने देखी, उन सब को इकट्ठा करके वो सोचने की कोशिश करता है। तो सोचते सोचते अचानक से उसके मन में एक आइडिया आता है कि यहाँ जो टेबल रखी है इस रूम में, उस टेबल को वो ठीक केला जहाँ लगा हुआ है छत पे, ठीक उसके नीचे टेबल को लगाता है और उस टेबल पे चढ़कर वहाँ से छलांग लगाता है और केले को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि यहाँ पर एक सूझ ने जन्म लिया उसके अंतर्गत, कि उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम टेबल को लगाकर उसके ऊपर चढ़कर वहाँ से छलांग लगाए और केले को प्राप्त करें। और वो ऐसा करता है और इसमें सफल भी हो जाता है। तो बेसिकली यही है हमारा गेस्टाल्टवाद। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगला स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में अगला जो संप्रदाय है वो इसमें बहुत ही ज़रूरी है, रचनावाद। कंस्ट्रक्टिज्म, रचनावाद। अब ये ज़रूरी क्यों है? आज के परिप्रेक्ष्य में ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि शिक्षा बहुत बदल चुकी है आज के समाज में। और अब क्या हो गया है कि बच्चों को एक्टिव छोड़ देना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देना, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रयोग कराना अति आवश्यक हो गया है। और ऐसा करने से ही बच्चा सीखता है। किसी बच्चे को आप बांध के नहीं सिखा सकते, उसे ज़बरदस्ती कोई ज्ञान आप नहीं दे सकते। तो एक शिक्षक का भी एक कार्य हो गया है कि वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम हो या फिर किसी भी एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखे, सक्रिय रखे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने दे। भले ही उससे गलती हो, लेकिन उसको प्रयोग करने दे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्रीडम दे, कार्य को करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे कि आप स्वतंत्र तरीके से अपने जैसे भी उनको विचार आए उस तरीके से उस कार्य को करें। गलत होगा या सही होगा, उनको कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त होगा, कोई ना कोई उनको सूझ विकसित होगी उनके अंतर्गत। तो देखिए क्या होता है कि रचनावाद में कुछ टॉपिक हैं जो निकल कर हमारे सामने आते हैं कि सबसे पहले इसमें चाइल्ड को एक्टिव रखना होता है। चाइल्ड जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ज़्यादा वो ज्ञान को अर्जित करेगा। दूसरा, चाइल्ड फ्रीडम। चाइल्ड को जितना ज़्यादा आप फ्रीडम देंगे, स्वतंत्रता देंगे, वो उतना अच्छे से ज्ञान को अर्जित कर सकता है। तीसरा इसमें जो निकल आता है कि एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। बच्चे को आप जितना ज़्यादा प्रयोग करने के लिए अग्रसित करेंगे, उसको जितना आगे करेंगे कि आप ये चीज़ करके सीखिए, वो उतना ज़्यादा ही अधिगम कर सकता है या फिर चीज़ों को जान सकता है, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो रचनावाद यही कहता है मुख्यतः कि चाइल्ड को एक्टिव रहना चाहिए, क्लासरूम हो या किसी भी एक्टिविटी में जो भी आप कराना चाहते हैं, एक शिक्षक के रूप में जो भी उसको कार्य देते हैं, या फिर क्लासरूम में ही बैठा हुआ वो बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ज़्यादा अधिगम ग्रहण करेगा। चाइल्ड जितना ज़्यादा उसको फ्रीडम मिलेगा किसी कार्य को करने के लिए, स्वतंत्र रूप से वो जिस कार्य को करेगा वो उतना ज़्यादा ही अधिगम को प्राप्त कर सकता है। एक्सपेरिमेंट, बच्चा जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा, जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा, उतना ज़्यादा वह ज्ञान अर्जित कर सकता है बाल विकास में। ठीक है, अब इन तीनों से बच्चा करता क्या है? इन तीनों के जरिए अगर बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है,
बच्चा सक्रिय है, बच्चा स्वतंत्र है और बच्चा प्रयोग कर रहा है। तो इन तीनों के जरिए वो क्या करेगा? वो करेगा ज्ञान अर्जित, ज्ञान अर्जित। ठीक है, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, वो रचना करेगा। कंस्ट्रक्ट को हिंदी में बोलते हैं रचना, यानी वो ज्ञान की रचना करेगा। किसके माध्यम से? एक्टिवनेस यानी सक्रियता के माध्यम से, फ्रीडम जितना ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगा उसके माध्यम से, एक्सपेरिमेंट अर्थात जितना ज़्यादा वो प्रयोग करेगा शिक्षा के क्षेत्र में, वो जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा उतना वो करके सीखता है। तो अब मुख्यतः आता है कि इसमें कौन कौन से लोग ज़्यादा प्रभावी हैं। आगे चल के हमने जैसा बताया कि लर्निंग थ्योरीज जब हम पढ़ेंगे, अधिगम के सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे मुख्यतः इसमें पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर इत्यादि मनोवैज्ञानिक सामने आते हैं जो रचनावाद को ही प्रेफर करते हैं और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय और स्वतंत्र और एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हैं कि इसके ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकता है, अधिगम को प्राप्त कर सकता है। तो हमने ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीट किया। मुख्य 6 ही पॉइंट हैं जो ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं इसमें, और इससे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मुझे लगता है कि ये सब देखने के बाद और ये सब जानने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप सवाल बनाएंगे इन सब चीज़ों से, आप एक नोट्स बनाइए और उसमें जितने ज़्यादा आप सवाल बनाएंगे उतने ज़्यादा सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। सवाल चाहे जिस भी माध्यम से घुमा फिरा कर जैसे भी पूछा जाए आपको आंसर पता चल जाएगा। एक और चीज़ है जो इसमें आपको जान लेनी चाहिए, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको रफ करूं। इन सब में एक चीज़ जो है बड़ी कॉमन हमारे सामने आई है कि इन सब में क्या है, संज्ञान प्राप्त होता है बच्चे को। संज्ञान प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं कॉग्निशन, संज्ञान। अब ये संज्ञान बच्चे को मिलता कहाँ से है? ठीक है, अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो ये वह होता है कि ऐसे विचार जिनसे बच्चे को कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होता है, वह उसका क्या कहलाता है? संज्ञान होता है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा विचारों के माध्यम से, कोई उसको विचार आता है तो वह उसे संज्ञान कर लेता है, याद कर लेता है। अब इसको वो कैसे करता है, किन किन माध्यम से करता है, जैसे वो कैसे कैसे तरीकों के माध्यम से इसको कर सकता है वो जान लेते हैं। जैसे पहला, थिंकिंग, सोचना। जितना बेहतर वो सोचेगा बच्चा किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा वो सोचेगा, जितना ज़्यादा थिंक करेगा, उतना ज़्यादा ही वो उस चीज़ का संज्ञान कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा जा सकता है? रीजनिंग। यानी बच्चा जितना ही ज़्यादा तर्क करेगा किन्हीं चीज़ों को लेकर, किन्हीं विषयों को लेकर, किन्हीं टॉपिक्स को लेकर, जितना ज़्यादा तर्क करेगा उतना ज़्यादा वो बेहतर उसको समझ पाएगा, उसके बारे में संज्ञान कर पाएगा। और क्या कर सकता है? मेमोरीज के जरिए। मेमोरीज यानी जो उसके पहले हो चुकी हैं, लाइफ में चीज़ें घटित हो चुकी हैं, वो मेमोरीज वो याद करेगा और उस समस्या का हल ढूंढेगा कि पहले अगर हम ऐसी चीज़ें करते तो क्या होता, हमने पहले किया हुआ, कभी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है कि नहीं। इन सब चीज़ों के जरिए, यानी अपनी मेमोरीज के जरिए वो क्या कर सकता है? संज्ञान प्राप्त कर सकता है। और क्या कर सकता है वो? इमेजिनेशन। किसी चीज़ के बारे में सोचकर कि यहाँ पर अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर मैं ये चीज़ करता तो क्या होता, उसका रिजल्ट क्या निकलता। अगर इन सब चीज़ों के बारे में सोचे तब भी बच्चा किसको प्राप्त कर सकता है? संज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वह अपने मन में एक ज्ञान को अर्जित करेगा कि अगर हम इमेजिन करें कि ऐसी चीज़ें ऐसी होती या ये कार्य अगर हम इस तरीके से करते तो क्या होता, तो क्या प्राप्त करते। और क्या है?
परसेप्शन, परसेप्शन किसी चीज़ के बारे में कोई परसेप्शन करके, कोई अनुभूति करके कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई थी, ठीक है, परसेप्शन निकल कर। दूसरा और किसके जरिए कर सकता है? लैंग्वेज, भाषा के जरिए। भाषा जितनी बेहतर वो जानता रहेगा उतना अच्छा वो संज्ञान प्राप्त कर सकता है इसमें। तो कॉग्निशन के बारे में मुख्यतः ये टॉपिक्स हैं कि आप थिंकिंग करके उसको सीख सकते हैं, संज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, रीजनिंग के जरिए कर सकते हैं, इमेजिनेशन के जरिए कर सकते हैं, परसेप्शन के जरिए कर सकते हैं, मेमोरीज यानी स्मृति, जो भी आपके मन में स्मृति होगी उसके जरिए आप संज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और लैंग्वेज यानी भाषा के जरिए आप संज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों में क्या एक चीज़ है जो निकल कर सामने आती है? ये सब चीज़ें किसके द्वारा हो रही हैं? लैंग्वेज जो आप सोच रहे हैं वो किसके जरिए, मेमोरीज कहाँ पर फीड है, परसेप्शन किससे बना रहे हैं, रीजनिंग का तर्क यानी तर्क किससे कर रहे हैं, इमेजिनेशन किससे कर रहे हैं, थिंकिंग सोच किससे रहे हैं, ये सब चीज़ें किससे होती हैं, संज्ञान किससे होता है, ये सब चीज़ें किससे निकलती हैं? मेंटल प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस अर्थात मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया। आप मानसिक क्षमता भी, एबिलिटी, क्षमता भी बोल सकते हैं, एबिलिटी, एबिलिटी मानसिक क्षमता। ठीक है, मेंटल प्रोसेस, मानसिक क्रिया, एबिलिटी या फिर मानसिक क्षमता भी बोल सकते हैं। ये सब क्रियाएं किसके द्वारा हो रही हैं? मेंटल प्रोसेस के द्वारा, मेंटल एबिलिटी के द्वारा। यानी जितना अच्छा मानसिक क्षमता है आपका उतने अच्छे संज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कॉग्निशन यही है, इसके ज़रिए ही आप गेस्टाल्टवाद में कोई सूझ विकसित कर सकते हैं, या संरचनावाद में अंतर्दृष्टि से अपने ज्ञान को देख सकते हैं, या फिर आप प्रकार्यवाद में फंक्शंस को समझ सकते हैं, या फिर आप मनोविश्लेषणवाद में मन की स्थिति को समझ सकते हैं, मन के बारे में जान सकते हैं, या फिर व्यवहारवाद में आप व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं। किसके जरिए? मेंटल प्रोसेस यानी संज्ञान के जरिए। ये सब चीज़ें कॉग्निशन के जरिए ही होती हैं, यानी जितना अच्छा संज्ञान होता है। ये सब संज्ञानात्मक विकास के ही क्षेत्र में आते हैं, और इन सब का प्रोसेस किससे गुजरता है? मानसिक यानी मेंटल क्षमता, मानसिक एबिलिटी पर होकर गुजरता है। एक और चीज़ हम इसमें पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी ये क्यों ज़रूरी है? यानी हम साइकोलॉजी के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि साइकोलॉजी क्या है, क्यों है, ठीक है, और ये दर्शन शास्त्र से अलग होकर अपना एक व्यक्तित्व धारण किया, एक वृहत विषय बना। लेकिन एजुकेशन में ये कैसे आया, यानी शिक्षा के साथ ये कैसे जुड़ा और क्यों जुड़ा, इसका महत्व क्या है उसमें? ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा के साथ, मतलब हम हिंदी में इसको बोलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, अगर इसके जनक की बात करें, इनके जनक कहे जाते हैं थॉर्नडाइक साहब। ठीक है, थॉर्नडाइक मतलब जब हम लर्निंग अधिगम पढ़ेंगे तो उसमें हम थॉर्नडाइक के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल छोटे रूप में इसको बताया जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक है वो कहा जाता है थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने कोई ऐसा प्रयोग लगभग नहीं है जो मनोविज्ञान या बाल विकास के क्षेत्र में नहीं किया। लगभग बहुत सारे प्रयोग इन्होंने किए। एक प्रचलित है इनका प्रयास एवं त्रुटि, यानी ट्राई एंड एरर। ये इन्होंने बिल्ली के ऊपर किया था, प्रयोग किया था। ये हम जब लर्निंग अधिगम पढ़ेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। तो थॉर्नडाइक साहब को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो
शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान क्या कर रहा है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका प्रयोग क्या है इस क्षेत्र में। तो ये क्या करता है, जो मेथड्स होते हैं कि हमको पढ़ाना कैसे चाहिए, यानी बच्चे को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, यानी जो हमारी शिक्षा की पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, वो बच्चे को किस प्रकार से ध्यान में रखकर बनाई जाए, या बच्चा कितना अच्छा उसको अधिगम प्राप्त कर सकता है उसके ज़रिए। तो ये हमको कौन बताता है, ये हमको बताता है मनोविज्ञान। ठीक है, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए ये हमको कौन बताता है, मनोविज्ञान। इसलिए मनोविज्ञान को शिक्षा में क्या किया गया, जोड़ दिया गया। और ये जोड़ने का कार्य कौन बताया, इनके जनक कहे जाते हैं थॉर्नडाइक साहब। ठीक है, तो ये मेथड्स बताती है किसके, लर्निंग के मेथड्स बताती है कि याद कैसे करना है हमको। ये टेक्निक्स भी बताती है, टेक्निक्स यानी तकनीकी बताती है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। अब आगे चल के आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से कक्षाएं चलाई जाती हैं, मतलब आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चा कैसे अधिगम प्राप्त कर सकता है। ये सब चीज़ें हमको शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ से मिली, मनोविज्ञान से मिली हैं। इसीलिए एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको टेक्निक्स मिल जाती हैं किसके ज़रिए, मनोविज्ञान के ज़रिए। लर्निंग मेथड्स मिल जाते हैं मनोविज्ञान के ज़रिए। और बच्चा किस प्रकार का है, उसको कैसे जांचा जाए, उसकी एबिलिटीज़ को कैसे पता किया जाए, ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है, साइकोलॉजी बताती है, यानी मनोविज्ञान बताता है। तो बाल विकास में मनोविज्ञान इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और इसीलिए वो शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा गया। ठीक है, दैट्स ऑल। और एक और चीज़ है कि इससे होता क्या है, इन सब चीज़ों के मिल जाने से होता क्या है, लर्निंग मेथड्स को और टेक्निक्स, जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, टीचिंग टेक्निक्स जो होती हैं, इनसे हमें प्राप्त क्या होता है, यानी मिलता क्या है हमें। तो हमें क्या मिलता है, बेटर स्टूडेंट, एक अच्छे बच्चे की खोज होती है इससे। ठीक है ना, एक अच्छे बच्चे की खोज होती है। यहाँ पर हम एजुकेशन भी कर सकते हैं, एजुकेशन। ठीक है, बेटर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन। इन सब चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, बेटर एजुकेशन, यानी एक प्रभावी शिक्षा प्राप्त होती है। और एक प्रभावी शिक्षा से ही हम बेटर स्टूडेंट को प्राप्त कर सकते हैं। एक बच्चा जो अभी बिल्कुल ब्लैंक स्लेट है, बिल्कुल कोरा कागज़ है, उसको हम अगर अच्छी टेक्निक्स, अच्छे लर्निंग मेथड्स और सभी प्रकार के फ्रीडम्स एक्टिव रखकर, और हर तरह की जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमने पढ़े विभिन्न संप्रदायों के माध्यम से, अगर सबको ध्यान में रखकर एक बच्चे को एक उसी परिस्थिति के साथ पढ़ाया लिखाया जाए, तो वो बच्चा क्या कहेगा, बेटर स्टूडेंट बनकर निकलेगा। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों से एक बेटर एजुकेशन जन्म ले रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों से कौन सी चीज़ सुधर रही है, बेटर एजुकेशन सुधर रहा है। ठीक, तो आज हम ये एजुकेशन की क्लास, मतलब साइकोलॉजी की क्लास, जो पिछली क्लास थी हमारी, वो और ये दोनों मिलाकर जो भी है बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, बाल विकास में साइकोलॉजी का जो पॉइंट है वो ख़त्म होता है। और हम अगली क्लास में अब पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम विकास की बात करेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे, अगली क्लास में हम वहाँ पे देखेंगे। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।